अगर आपको कोई स्ट्रेंजर लिफ्ट दे तो क्या आप वो लिफ्ट लेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप आज की स्टोरी देखना ना भूलें और इसे एंड तक देखें, क्योंकि ये स्टोरी देखने के बाद आपका जवाब हाँ से ना हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड, हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी से। तो एक कहानी है अक्टूबर 11, 1974 की, जब सॉल्ट लेक सिटी यूटा में एक बस स्टॉप पे 22 इयर्स ओल्ड रोंडा स्टेपले अपने कॉलेज बस का वेट कर रही होती है। रोंडा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है फार्मेसी की, और वो पिछले 1 घंटे से अपने कॉलेज बस का वेट कर रही होती हैं, पर उनकी बस आने का नाम ही नहीं लेती। तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं कि अभी तक बस नहीं आई है और वो कब कॉलेज पहुंचेंगी और वो कब वापस घर जाएंगी। तो वो जिस टाइम वेट कर रही होती हैं बस का और वो काफी फ्रस्ट्रेशन में खड़ी होती हैं और इधर उधर देख रही होती हैं और परेशान होती हैं, उसी टाइम उनके बस स्टॉप के ठीक सामने से एक कार निकलती है जो कि वोक्सवैगन होती है। और वो कार जब बस स्टॉप के आगे से निकल ही रही होती है तभी वो कार रुकती है और वो बैक होती है। बैक होने के बाद वो बस स्टॉप के ठीक सामने खड़ी हो जाती है और उसकी जो विंडो होती है वो रोल डाउन होती है नीचे। तो जैसे शीशा नीचे होता है उसमें से एक आदमी झांकता है और वो पूछता है रोंडा को कि उसे कहाँ जाना है। तो रोंडा बता देती है कि उसे यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में जाना है और काफी देर से वो बस का वेट कर रही है बट बस आ ही नहीं रही है और वो बहुत परेशान है। वो अपनी परेशानी उसको बताती है। तो वो आदमी उसकी परेशानी सुनता है और वो कहता है कि हे, मैं उसी तरफ जा रहा था और क्यों ना मैं तुम्हें वहां छोड़ दूं, क्योंकि काफी दूर है वो जगह और तुम्हारी बस भी नहीं आ रही और मुझे तुम ज्यादा परेशान लग रही हो। तो ऐसा करो, तुम मेरी कार में बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। तो रोंडा मनी मन सोचती है कि ये कितना अच्छा ऑफर है, मैं अभी इतनी देर से परेशान हो रही थी कि बस नहीं आ रही है और अभी आदमी आ गया और ये मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ देगा और बिना किसी प्रॉब्लम के कंफर्ट लेवल में मैं अपने कॉलेज पे जाऊंगी और कॉलेज जाने के बाद मैं आराम से घर जा सकती हूँ टाइम से, मुझे किसी बस का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो आदमी क्या करता है, वो उसके लिए दरवाजा खोलता है, वो कार के अंदर बैठती है और वही आदमी दरवाजा बंद करता है। तो जो सबसे पहली चीज वो कार के अंदर बैठने के बाद नोटिस करती है वो ये होती है कि उस कार का डोर हैंडल ही नहीं होता, जो अंदर की साइड लगा होता है वो होता ही नहीं है। तो वो तब सोचती है कि शायद ये कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज स्टूडेंट क्योंकि थोड़े से नेग्लिजेंट होते हैं, वो अपनी चीज़ों को ऐसे इधर उधर फेंक देते हैं और हो सकता है इसकी जो कार का डोर हैंडल है वो गिर गया हो, टूट गया हो और इसने वापस ना जुड़वाया हो। तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है और एकदम चिल रहती है इस चीज़ से। तो वो जो आदमी होता है वो कार स्टार्ट करता है, कार आगे जाती है, बस स्टॉप से आगे जाती है। तो कार जब वो ड्राइव कर रहा होता है तो उस टाइम पे दोनों कैजुअल बातें करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल स्ट्रेंजर्स बातें करते हैं उसी तरीके से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो वो जो आदमी है वो उससे कैजुअल बातें कर रहा होता है, कुछ नॉर्मल जनरल से सवाल पूछता है। वो कहता है कि आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो और आप क्या करते हो। तो रोंडा जवाब देती है और कहती है मेरा नाम रोंडा स्टेपले है, मैं 22 साल की हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में फार्मेसी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। तो वो उससे भी सेम सवाल करती है और वो उसे अपना नाम बताता है और उसे ये बताता है कि वो भी एक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट है। तो उन दोनों की नॉर्मल और कैजुअल बातें हो रही होती हैं, गाड़ी चल रही होती है। लेकिन कुछ स्ट्रीट्स बाद ही जो लड़का होता है, जो आदमी होता है, वो क्या करता है, वो राइट जाने की जगह वो लेफ्ट चला जाता है। और जैसे ही वो लेफ्ट जा रहा होता है तो उससे रोंडा पूछती है कि यूनिवर्सिटी तो राइट साइड पे, तुम लेफ्ट साइड क्यों जा रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे एक्चुअल में जू जाना है, मुझे वहाँ कोई काम है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वहाँ चल सकता हूँ, क्या आप चल सकते हैं मेरे साथ। तो वो लड़की कहती है कि नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चिल होती है एकदम, वो मजे में होती है, उसे कोई आज सच फर्क नहीं पड़ रहा होता कि वो जू जा रहा है या फिर कहाँ जा रहा है। तो वो रोंडा की परमिशन देने के बाद गाड़ी को उस डायरेक्शन में मोड़ लेता है जिस डायरेक्शन में जू होता है। तो कार चल रही होती है और वो जू की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तो जू आ जाता है थोड़ी देर बाद और जैसे ही जू आता है तो वो सोचती है कि अब हमें यहाँ उतरना है और अब हम जू जाएंगे। क्या होता है कि वो जू नहीं जाते, वो जू के पास से कार निकाल देता है। तो इतने में रोंडा पूछती है कि आप तो कह रहे थे आपको जू जाना है और आपने मुझसे भी पूछा था कि क्या मैं भी चलूंगी। तो वो कहता है मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ये कहा है कि
मुझे जू के पास जाना है। तो रोंडा तब भी कुछ ऐसा एज सच वो पैनिक नहीं होती है, एज सच कुछ ऐसा सोचती नहीं है, वो एकदम चिल होती है। तब भी वो एकदम चिल होती है और वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत सुन लिया होगा। तो उसके बाद क्या होता है, वो सीधा सीधा सीधे सीधा चलने लग जाता है और धीरे धीरे करके आगे जाके एक वैली आती है। एक वैली आती है, उसके बाद उसको वहां से लेफ्ट टर्न लेना होता है अगर उसे कॉलेज जाना है। बट वो क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न ना लेके दूसरा टर्न ले लेता है। तो इतने में वो उससे पूछती है कि यूनिवर्सिटी इस साइड थी, अब तुम उधर क्यों जा रहे हो। तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो कोई आंसर नहीं करता। तो वो भी चुप हो जाती है, लेकिन वो उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करने लग जाती है, उससे बात पूछने लग जाती है कि वो कहाँ लेके जा रहा है और नॉर्मल बात करती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो जो नॉर्मल कैजुअल जो लड़का होता है, जो एकदम नॉर्मली और बहुत ही प्यारे तरीके से उससे बात कर रहा होता है, वो एकदम शांत हो जाता है और वो उससे कोई बात नहीं करता। वो बस अपनी कार चला रहा होता है और आगे देख रहा होता है और वो रोंडा पे ध्यान ही नहीं देता। तो वो क्योंकि गलत टर्न लेके आगे चलता चला जाता है, तो धीरे 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 करके जब गाड़ी आगे बढ़ रही होती है तो वो दूसरी वैली के पास पहुंच जाता है। अब जब वो दूसरी वैली के पास पहुंचता है तो वो वहां पे पार्किंग ढूंढने लगता है। वो इधर उधर देख रहा होता है, वो पार्किंग ढूंढ रहा होता है। तो उसी टाइम रोंडा सोचती है कि शायद ये क्योंकि एक लड़का है और क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी में एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि कुछ रोमांटिक चीज वो सोच रहा हो, या फिर वो शायद मेकआउट करना चाहता है या समथिंग ऐसा कुछ शायद उसके दिमाग में चल रहा है। बट वो सोचती है क्योंकि मैं मेकआउट पर्सन नहीं हूँ और क्योंकि मैं ऐसे स्ट्रेंजर से मेकआउट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अभी मिली हूँ उस लड़के से, तो मैं कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ। और वो नहीं चाहती कि वो लड़का ऑफेंड हो जाए, और वो समझ नहीं पाती कि वैसा क्या करे जिससे वो इस सिचुएशन से निकल जाए और वो ऑफेंड भी ना हो, वो जो लड़का है। तो जब रोंडा ये सब सोच रही होती है, तब उसी टाइम पे वो लड़का एक बहुत ही सुनसान सी जगह में कार को पार्क कर देता है। और जैसे कार पार्क करता है, वो कार पार्क करने के बाद कार बंद करता है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तो रोंडा को लगता है कि शायद अब ये ऐसा कुछ आगे करना चाह रहा है जो मैं नहीं चाहती करना, और मैं इसे ऑफेंड भी नहीं करना चाहती। तो वो शांत बिल्कुल बैठ जाती है और वो भी शांत होता है। तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक पॉज होता है शांति वाला। तो रोंडा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतनी सुनसान जगह पे और इसने अभी गाड़ी रोकी है और एकदम शांति हो जाती है। उस टाइम वो कुछ बोल भी नहीं रहा होता बहुत देर से। तो इतने में ही क्या करता है, वो जो लड़का होता है, क्योंकि वो साथ में ही बैठे होते हैं, आगे ड्राइवर सीट पे वो बैठा होता है और वो उसके बगल में बैठी होती है, तो वो उसकी तरफ अपना फेस घुमाता है और उसके क्लोज आता है। तो उसके वो काफी क्लोज आ जाता है। जैसे वो इतना क्लोज आता है तो उसको लगता है कि वो शायद उसको वो किस करने वाला है। बट होता क्या है, वो उसको किस नहीं करता, वो उसको धीरे से विस्पर करता है और कहता है, आज मैं तुझे मारने वाला हूं। और ये सुनते ही उसको लगता है कि शायद ही कोई मजाक चल रहा है और ये पागल हो गया है क्या, ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। और जैसे ही वो ये चीज बोलता है उसको कि आई विल किल यू, उसी टाइम वो अपना हाथ, अपने जो हैंड्स होते हैं वो लेके उसके थ्रोट पे रख देता है इस तरीके से। और वो हैंड्स उसको ऐसे रख के ना टाइट दबाने लग जाता है। तो जब वो उसका गला दबा रहा होता है धीरे धीरे करके, जब उसका गला वो स्क्वीज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में, रोंडा के दिमाग में ना ख्याल आने लग जाते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसा मजाक है, ये कैसा ह्यूमर है, ये पागल है क्या लड़का, ये कर क्या रहा है। तो जितनी देर में वो ये चीज सोचती है, उतने ही सेकंड्स के अंदर वो रियलाइज करती है कि उसका गला ना वो कुछ ज्यादा ही तेज दबा रहा होता है। और उसका गला वो इतनी ज्यादा तेज दबाने लग जाता है कि तब उसको एकदम से समझ आता है रोंडा को कि शायद ये मजाक नहीं कर रहा और ये सच में मुझे आज मार देगा। तो वो लड़ने की कोशिश करती है उससे, वो फाइट बैक करने की कोशिश करती है। जैसे उसने ऐसे गला पकड़ा हुआ है, वो ऐसे हाथ मार रही होती है ताकि वो छोड़ दे, वो ग्रिप छूट जाए। बट उसका हाथ इतना टाइट होता है कि वो ग्रिप छूटती ही नहीं है और कुछ सेकंड्स के अंदर लड़ते लड़ते वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और जब वो आंख खोलती है तब वो लड़का उसके सामने बैठा होता है और वो कार की जगह एक पिकनिक टेबल के ऊपर होती है और वो उसके सामने बैठा होता है और वो उसको चाटे मार के उठा रहा होता है। जैसे कि मूवीज में किसी को भी होश में लाना हो तो वो थप्पड़ मारते हैं,
उसी तरीके से वो उसको मार के एग्जैक्टली उसी सेम वे में उठा रहा होता है। और वो एकदम कॉन्शियसनेस में आती है, आंखें खोलती है और देखती है कि मैं अभी तो कार में थी और मैं ये पिकनिक टेबल पे क्या कर रही हूँ। और उसी टाइम पे वो दोबारा से उसका गला दबाता है इस तरीके से, टाइट स्क्वीज करता है, और स्क्वीज करने के बाद दोबारा वो बेहोश हो जाती है। तो वो दूसरी बार जब बेहोश होती है तो कुछ मिनटों बाद या कुछ देर बाद दोबारा वो उसी तरीके से उसको उठाता है, दोबारा से वो उसके चाटे मार रहा होता है और वो वापस से कॉन्शियस होती है। उसके बाद वो उसको पकड़ के, जैसे ही वो कॉन्शियस होती है, वो टेबल पे लेटी होती है, उसको पकड़ के जोर से जमीन पे फेंक देता है। वो जमीन पे गिर जाती है और जैसे ही वो जमीन पे गिरती है तो वो सीधी गिरती है। तो जैसे ही वो नीचे गिरी होती है, वो क्या करता है, वो उसके ऊपर बैठ जाता है। वो अपना पूरा वेट लेके उसके ऊपर बैठ जाता है। उसके जो रिब केज होती है वो उसको एकदम टाइटली प्रेस कर रहा होता है अपने वेट से, जिससे उसको ऐसा लग रहा होता है कि ठीक है, जैसे उसकी रिब केज टूटने वाली है। और वो बोलती है, उसको चिल्लाती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज उठ जाओ, मेरी रिब केज टूट जाएगी, मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो ये सब बोल रही होती है। तो उसी टाइम पे वो उसको बोलता है कि अगर तुम ज्यादा पैनिक करोगी, अगर ज्यादा तुम हाथ पैर मारोगी तो मैं बिल्कुल सांस नहीं लेने दूंगा, तुम्हें रिलैक्स करना पड़ेगा, तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। तो जब वो ऐसे बोलता है तो वो सोचती है कि मैं रिलैक्स ही कर लेती हूँ, वरना ये सच में मुझे आज मेरी रिबकेज भी तोड़ देगा, मुझे मार देगा। तो वो रिलैक्स होती है, एकदम शांत हो जाती है। तो जैसे ही वो रिलैक्स होती है उसी टाइम पे वो थोड़ा सा उठ जाता है ताकि वो सांस ले सके। वो सांस लेती है, एक डीप ब्रेथ लेती है। तो जैसे ही वो एक लंबी सांस लेती है उसी टाइम वो दोबारा उसके ऊपर बैठ जाता है और अपने हाथों से उसके नाक को और मुंह को इतनी तेज प्रेस करता है कि जो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है और वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाती है। तो वो तीसरी बार उसको अनकॉन्शियस कर देता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ तीसरी बार नहीं, वो उसको उस दिन लगातार 6 बार अनकॉन्शियस करके वापस कॉन्शियसनेस में लाता है। वो एक गेम सा खेल रहा होता है उसके साथ। उसका कभी गला दबा के उसको अनकॉन्शियस कर देता है, कभी उसका मुंह दबा के कर देता है अनकॉन्शियस। उसको एक मजा सा आ रहा होता है ये करने में, उसको बेहोश करने में और वापस से उसको कॉन्शियसनेस में लाने में उसको कुछ एक थ्रिल फील हो रहा होता है उस आदमी को। उसको उसे बार बार मरता हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश फील कर रहा होता है वो। और जब वो छठवीं बार, सिक्स्थ टाइम, जब वो उसको कॉन्शियसनेस में लेकर आता है तो उसके बाद जब वो उसको उठा रहा होता है तो सेम वे में उठा रहा होता है जिस तरीके से वो पहले उसको उठा रहा था। तो सेम वे में थप्पड़ लगा रहा होता है। जैसे वो आंख खोलती है तो वो उसको कहता है, गुड गर्ल, गुड गर्ल, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, अभी तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि अभी और भी चीजें होने वाली है तुम्हारे साथ। तो जब वो ऐसा बोलता है तो रोंडा होती है तो वो और डर जाती है कि ये क्या गेम चल रही है मेरे साथ, इतनी देर से मुझे ये बार बार अनकॉन्शियस कर रहा है और बार बार मुझे उठा रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती। तो जब वो सिक्स्थ टाइम उसको कॉन्शियसनेस में लेकर आता है तो इस टाइम पे वो पिकनिक टेबल पे होती है अगेन। और वो सोच रही होती है कि शायद अब मैं मरने वाली हूँ, उसकी लाइफ उसके आगे फ्लैश हो रही होती है बार बार, और उसे जिस चीज का डर होता है अब वो उसके साथ वही करता है। तो वो जो आदमी होता है वो इतना ज्यादा सोशियोपैथ और साइकोटिक लग रहा होता है उस टाइम पे, उसकी जो इंटेंशंस होती है वो क्लियर हो जाती है। तो वो अब जब लास्ट टाइम उसको कॉन्शियसनेस में लाता है और वो पिकनिक टेबल के ऊपर होती है तो वो उसका रेप करता है। और वो बहुत हेल्पलेस होती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, ये इसकी कोई लाइफ नहीं है, जैसे इसकी कोई फैमिली नहीं है, वो उसको कुछ नहीं समझता। तो जब वो ऐसा कर देता है तो करने के बाद वो आगे जाके इधर उधर देखने लग जाता है। तो इतने टाइम में रोंडा को एक मौका मिलता है और वो जल्दी से टेबल से उतरती है और वो भागने लगती है बड़ी तेज। तो जैसे ही वो एकदम से टेबल से उतर के भागती है तो कुछ दूर पे वो गिर जाती है ट्रिप होके, क्योंकि उसकी जो जीन्स होती है वो नीचे होती है, वो उसके पैरों के बीच में अड़ जाती है, वो गिर जाती है। बट फिर भी वो हार नहीं मानती, वो जल्दी से खड़ी होती है और वो जोर से भागने लगती है। जितना उसमें दम होता है वो तेज 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 भाग रही होती है। तो वो एक क्लिफ पे होती है
वो जो सुनसान जगह है वो एक क्लिफ पे होती है, वो एक वैली में होती है जगह। तो वो एक क्लिफ के ऊपर होती है, वो भाग रही होती है, तो वो क्लिफ के एंड पे आ जाती है और एंड पे आके अपनी जान बचाने के लिए वो फिर से ट्रिप होके क्लिफ के ऊपर से गिर जाती है। जब वो एक क्लिफ के ऊपर से गिरती है तो नीचे पानी बह रहा होता है और वो पानी में सीधे जाके गिरती है, एक रिवर में गिरती है और वो रिवर उसको बहा के ले जाती है। और जब वो रिवर उसको बहा रही होती है तो वो सोचती है कि अब मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं डूब के मर जाऊंगी। अगर मैं वहां होती तो वो तो मुझे मार ही रहा था, वो मुझे मार ही देता अभी, लेकिन क्योंकि अब मैं क्लिफ से नीचे गिर गई हूँ पानी के अंदर और ये पानी का तेज बहाव है, मैं नहीं बचूंगी। वो अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को याद करती है, वो हेल्पलेस होती है और वो समझ नहीं पाती है क्या हुआ। कुछ मिनटों के अंदर उसकी लाइफ उसके आगे एकदम फ्लैश होती है, वो एकदम ब्लैंक हो जाती है और वो खुद को बहने देती है। लेकिन तो जब वो बह रही होती है तो उसी टाइम पे एक बड़ा सा पत्थर होता है, वो उस पत्थर को जल्दी से तो उसको ग्रैब कर लेती है, होल्ड ऑन करती है उसको। पानी बहता जाता है, वो उसने होल्ड ऑन किया होता है, वो जैसे तैसे करके पावर जितनी भी उसके अंदर होती है, जितनी भी पावर बची होती है, उस पावर से उस पत्थर के ऊपर चढ़ती है, उस पत्थर से वो ग्राउंड पे चढ़ जाती है और वो बच जाती है। तो जैसे ही वो ग्राउंड पे आती है वो अपने कपड़े पहनती है और वो एक लंबी सांस लेती है कि मैं अपने अटैकर से कितनी दूर आ गई हूँ, ये पानी मुझे कितना दूर खींच के ले आया। उसके अंदर एक थोड़ी सी होप आती है, उस होप की वजह से वो अपने अंदर एक हिम्मत लेके आती है और उसको पता होता है कि उसे 20 से 30 माइल ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब उसकी जो चढ़ने में हेल्प करते हैं वो करते हैं उसके बूट्स। जो उसने जो बूट्स पहने हुए होते हैं वो उसने इतनी टाइटली बंद किए होते हैं कि वो जो आदमी होता है वो आदमी उन बूट्स को खींच नहीं पाता, वो उतार नहीं पाता, तो वो उसके पैरों में अभी तक होते हैं। तो उन बूट्स की मदद से वो इजीली 20 से 30 माइल्स ऊपर चढ़ जाती है। और जैसे वो ऊपर चढ़ती है तो एक रोड आता है, तो रोड जो होता है वो चलता हुआ रोड होता है, तो वहाँ पे काफी सारे रोड के किनारे पेड़ होते हैं। तो जैसे ही कोई भी कार निकलती है तो डर के सहम के उन पेड़ों के पीछे छुप जाती है, ताकि अगर इन गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में वो आदमी हो तो वो उससे छुप ही रहा है, उससे बच जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ये मुझे अगर अब ढूंढ लेगा तो अब ये मुझे पक्का मार देगा। वो जैसे तैसे छुप छुपा के अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है, अपने डॉर्म में जाती है और जल्दी से अंदर का दरवाजा बंद कर देती है, लॉक लगाती है। सबसे पहले वो बाथरूम में जाती है, बाथरूम में जाके अपने कपड़े उतार के फेंकती है, शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो एक अच्छे से नाइट सूट को पहनती है, एक वार्म नाइट सूट को पहनती है, कंफर्ट लेवल में आती है और वो इतनी ज़्यादा थकी हुई और एग्जॉस्टेड होती है क्योंकि उसको इतनी बार बेहोश किया होता है उस आदमी ने कि वो सो जाती है। वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करती है और जब वो सो रही होती है उस टाइम पे उसको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और वो बहुत डरी हुई होती है। और उसको एक चीज़ की टेंशन होती है कि जब वो उस कार में बैठी थी तो उस कार के अंदर उसका बैग छूट जाता है और उस बैग के अंदर उसकी आईडी, उसकी इंफॉर्मेशन सब होती है। तो वो डरती है कि पक्का अब ये उसको ढूंढेगा और उसको मार देगा। तो वो बहुत डरी और सहमी होती है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताती, किसी को भी नहीं। वो ये बात अपने अंदर दबा के रख लेती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं ये बात किसी को भी बताऊंगी तो सब सोचेंगे कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ है और जो भी इसके साथ हुआ ये इसी की गलती की वजह से हुआ है। और वो बहुत अशेम्ड फील करती है, उसको बहुत शर्म आ रही होती है, बहुत गिल्ट होती है उसके अंदर कि सब मेरी वजह से हुआ और चिलनेस की वजह से मैंने अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल लिया। और उस इंसिडेंट के बाद वो जो लड़की होती है वो पीटीएसडी की शिकार हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, मेंटली बीमार हो जाती है। तो ये चीज़ जो होती है वो होती है 1974 में, अक्टूबर 11 में दिन में ये चीज़ होती है। और वो कम से कम 40 साल 40 इयर्स वो ये चीज़ किसी को नहीं बताती। वो 40 साल बाद एक किताब लिखती है और उस किताब में वो उस इंसिडेंट के बारे में बताती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, उसकी उससे क्या दुश्मनी थी। आप ये जरूर सोच रहे होंगे और इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। इंसिडेंट वाले दिन जब रोंडा बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है और जो वोक्सवैगन उसके सामने आके खड़ी होती है और जो वोक्सवैगन के अंदर जो आदमी होता है वो और कोई नहीं, वो अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर होता है। तो आप गेस कर सकते हैं वो सीरियल किलर कौन था। उसका नाम था टेड बंडी। आई रियली होप कि आपको टेड बंडी के बारे में पता होगा।
और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि टेड बंडी अमेरिका का पहला सीरियल किलर था और ये इतना भयंकर सीरियल किलर था, इसने 100 से ज्यादा लड़कियों को रेप करके मर्डर किया उनका। वो उनको पीटता था, उनका रेप करता था, उनको जान से मार देता था। और कई केसेस में तो वो अपने अपार्टमेंट के अंदर अपने विक्टिम्स की गर्दन काट के सजा कर रखता था। वो इस लेवल का सोशियोपैथ था। अब सोशियोपैथ क्या होता है? सोशियोपैथ वो लोग होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी नाम की चीज नहीं होती। और मैं आपको टेड बंडी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि टेड बंडी दिखने में बहुत हैंडसम था, बोलने में बहुत पोलाइट था। हम जब एक सीरियल किलर के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि सीरियल किलर्स दिखने में बहुत भयंकर होते हैं, बट ऐसा केस टेड बंडी के साथ नहीं था। 1970s के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक हैंडसम लड़का था और वो बहुत ही आसानी से लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था और वो जाल में फंसा के अपनी इसी वोक्सवैगन के अंदर उनको लेके जाता था। और अपनी वोक्सवैगन के अंदर वो काफ़ी ऐसी चीज़ें रखता था जिससे वो लड़कियों को टॉर्चर करता था, उनका रेप करता था और उनको मार देता था। टेड बंडी इतना ब्रूटल था कि वो जंगल में जब विक्टिम्स की बॉडी को डंप कर देता था उसके बाद भी वो उन बॉडीज को विजिट करने आता था और वो उन बॉडीज के साथ रेप करता था। वो इस लेवल का साइकोपैथ था। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए और हमें कभी भी ऐसे स्ट्रेंजर्स की कार में जाके नहीं बैठना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं लेकिन बुरे लोग भी उतने ही ज़्यादा हैं। और ये जो सीरियल किलर्स होते हैं वो ऐसे विक्टिम्स ढूंढते हैं जो बेवकूफ़ हों और जो इजीली मैनिपुलेट किए जा सके। तो टेड बंडी भी ऐसे ही विक्टिम्स ढूंढता था और उनमें से रोंडा थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं टेड बंडी की लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसकी पूरी लाइफ के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के इस चैनल पे डाल सकूं ताकि आप जान सके कि टेड बंडी ने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या किया था और वो किस तरीके का सीरियल किलर था। सो थैंक यू सो मच और अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।